जय हिंद दोस्तों, मैं रोविन कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरजी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा गुप्त साम्राज्य। जैसा आपको पता है कि हमने इससे पहली वीडियो में आपको मौर्य साम्राज्य पूरा करा दिया है और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक बैठ रहा है आर्मी अग्निवीर के सिलेबस को देखते हुए वो बैठ रहा है गुप्त साम्राज्य। आर्मी का कोई सा भी ट्रेड हो उसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो हमारा आज का गुप्त साम्राज्य। तो अब गुप्त साम्राज्य की ओर चलते हैं ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। जैसे कि गुप्त साम्राज्य था, ये गुप्त वंश के संस्थापक, ये गुप्त साम्राज्य जो हुआ इसके गुप्त वंश था। ये इसके जो संस्थापक हैं वो श्री गुप्त थे, जिनका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा। जो हमारे मौर्य साम्राज्य है इसके जो संस्थापक हैं वो है हमारे श्री गुप्त, और जिनका कार्यकाल 240 से लेकर 280 ईस्वी तक रहा। और गुप्त वंश का प्रथम सम्राट जो हमारा गुप्त वंश था, इसके जो पहले सम्राट थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। वो मौर्य काल में चंद्रगुप्त थे, ये गुप्त काल के अलग चंद्रगुप्त प्रथम दूसरे हैं। तो ये हमारे जो गुप्त वंश है इसके जो प्रथम सम्राट थे वो थे हमारे चंद्रगुप्त प्रथम, और यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम है इन्हीं को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य गुप्त वंश का। और चंद्रगुप्त ने राजा की उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इन्होंने महाराजा धीराजा की उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में चलाया। इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रथम संवत 319 से 320 ईस्वी चलाया। और इसका उत्तराधिकारी यानी चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो थे हमारे समुद्रगुप्त हुआ। जैसे कि चंद्रगुप्त के बाद जो इनके उत्तराधिकारी बने, इनके बाद जिसने शासन करा वो थे हमारे समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। जो समुद्रगुप्त था ये चंद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर बैठा। और नेक्स्ट बिंदु हमारा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो हमारे समुद्रगुप्त थे जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पे बैठे, इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आप ये जो पॉइंट है इनको अपनी नोट्स में नोट करते जाएं, जिससे कि आने वाले जो एग्जाम है हमारे इनमें आपको सहायता मिले। और जैसे कि ये हमारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट हो गया आपका, तो इसको जरूर नोट कर लें। और समुद्रगुप्त को दरबारी कवि, जो समुद्रगुप्त था इसके जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशासित लेख की रचना की। जो समुद्रगुप्त था इसके दरबारी कवि, ध्यान से सुनना, जो चंद्रगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था इसके जो दरबारी कवि थे वो थे हमारे कवि हरिसेन था। हरिसेन इसके दरबारी कवि थे, और जिसने इलाहाबाद प्रशासित लेख की रचना की। इन्होंने इलाहाबाद प्रशासित लेख की रचना की, जो हमारे समुद्रगुप्त थे। अब ये मत कहना कि एक शब्द को, एक लाइन को बार बार आप बोलते हो, तो इसको बोलने से भी आपको फायदा है। जब बार बार आप भी दोहराएंगे एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को, एक लाइन को, एक शब्द को, तो आप क्या है उससे अच्छी तरह रूबरू हो जाते हैं और आपको याद भी जल्दी होता है। और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। जो समुद्रगुप्त थे ये संगीत प्रेमी थे। इनको संगीत सुनने का, संगीत गाने का, संगीत देखने का बहुत
शौक था, यानी कि बहुत शौकीन थे, ये प्रेमी थे, उसके संगीत प्रेमी थे। और इसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। जो समुद्रगुप्त है, इसे मतलब समुद्रगुप्त को इसके सिक्के पर इसने अपने शासन में सिक्के जो चलाए थे, उसने उन्हीं सिक्कों पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया सिक्कों पे। और नेक्स्ट बिंदु हमारा कि समुद्रगुप्त द्वितीय, जो समुद्रगुप्त द्वितीय थे, ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसीलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। जो समुद्रगुप्त थे द्वितीय, ये अलग हैं, ये द्वितीय दूसरे थे। इनके बाद ये उत्तराधिकारी समुद्र द्वितीय बने। समुद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी जो बने वो समुद्र द्वितीय बने, जिन्हें समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिन्होंने विक्रमादित्य की क्या कही, उपाधि धारण करी। और इसीलिए समुद्र द्वितीय को कहा गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण के बाद इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया। और हमारा नेक्स्ट बिंदु है कि समुद्र द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, जो हमारे समुद्रगुप्त थे, इनके दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वान रहते थे। जो हमारे समुद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनके जो दरबार में कवि वो रहते थे विद्वान, तो वो थे आर्यभट्ट, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वान लोग रहते थे। और जो हमारे आर्यभट्ट हैं, इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तरफ घूमती है और पृथ्वी गोल है। इन्होंने, जो आर्यभट्ट है, ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और आप इन पॉइंटों को अपने बुक में नोट करें, जिससे कि ये आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे। और हम अगले बिंदुओं पे चलते हैं। इसके बाद इसे नोट कर ले, हमारा भी और बिंदु है। अगर आपने उसे नोट कर लिया हो तो अब हम अपने जो कुछ बिंदु बचे हैं उन पे चर्चा करते हैं। जैसे अगला हमारा बिंदु है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और इस विद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। और गुप्त राजाओं की शाक्य भाषा संस्कृत थी। जो हमारे गुप्त साम्राज्य है, इसमें जो राजा थे, इनकी जो शासकीय भाषा, जो शासन करते, जो भाषा थी उनकी शासन की, वो थी हमारी संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनके दरबार में रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य, कालिदास। और हमारा नेक्स्ट बिंदु जो है वो है कालिदास के द्वारा रचित अभियान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। जो कालिदास द्वारा रचित अभियान शकुंतलम रचना है, ये प्रथम भारतीय रचना थी और जिसका अनुवाद हुआ था यूरोपीय भाषा में हुआ। और संस्कृति उपलब्धियों के कारण, संस्कृति जो भाषा थी, संस्कृति उपलब्धि के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया या कहा जाता है। जो संस्कृति उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो दक्षिण भारत के वंश होंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपने मौर्य वंश को नहीं पढ़ा है तो आपको उसको पढ़ें। जब तक आप पीछे की क्लासों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको आगे की क्लास समझ नहीं आएंगी। जैसे कि हिस्ट्री में एक शासन का दूसरे शासन से संबंध होता है। और आपको ये हमेशा याद रखना कि
जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसको एक बार आप हमारे साथ बोलें, और उसके बाद एक बार अपने शाम को सोते समय एक बार दोहराएं बस। उसके बाद देखना आपको हिस्ट्री में सब कंप्लीट हो जाएगा। उससे आगे अब हम चलें और कल का टॉपिक हमारा जो दक्षिण भारत के राजवंश होंगे उसको पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद।